हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके मेंस एग्जाम में की स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से संबंधित है, जिसमें आप जानेंगे कि आपको कौन से टॉपिक 100% करने हैं और कौन से टॉपिक आपको 20-30% ही देखने हैं या बिल्कुल भी नहीं देखने, छोड़ देने हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण होता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारा हम फालतू का मैटर पढ़ते रहते हैं, जहां से प्रश्न नहीं आते और जहां से क्वेश्चन आते हैं उनके हम आंसर ढंग से दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पढ़े हुए नहीं होते हैं। हमारा बहुत सारा समय है वो उन टॉपिक्स पर खर्च हो जाता है जहां से बहुत कम प्रश्न आते हैं या बिल्कुल ही नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से, टिप्स गाइडेंस से आगे बढ़ना है। तो मैंने चैनल का जो लोगो लगाया उस पर लिखा है द किंग ऑफ मेंटरशिप। आप इस वीडियो को सुनेंगे या मेरे और भी जो भी मेंस एग्जाम से संबंधित इस चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्रीलिम्स से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित, IR इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो वीडियो है उससे आप सीखोगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें और प्रश्न कहां से एग्जामिनर उठाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, मेंस में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त करें, ये सारी वीडियो बने, उनसे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि वास्तव के अंदर ये चैनल द किंग ऑफ मेंटरशिप है। तो चलो फ्रेंड्स, अपने शुरू करते हैं कि ये मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है कि पीछे से किस प्रकार के प्रश्न आए, साथ साथ आपको बताने के लिए, आपका समय वेस्ट ना हो इस हिसाब से आपको। तो सबसे पहली चीज क्या है, फर्स्ट प्रश्न पत्र पे आते हैं। फर्स्ट पेपर जो RS का है, हम पेपर वाइज चलेंगे। फर्स्ट पेपर में आपको पता है राजस्थान जीके, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, मैं आपको बताऊं इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतरकारी घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था। यहां से आज तक किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक बार सिर्फ 10 नंबर का एक प्रश्न आया है, वो कहां से आया है, मालदेव का हुमायूं और शेर शाह के साथ संबंधों का आलोचनात्मक व्यू पूछा गया है 2013 में। ये सिर्फ एक प्रश्न आया है और बाकी आज तक 2023 तक इस पर 2023 में डेढ़ पूछा गया है 2 नंबर का, और यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आया है। यहां से सिर्फ आपको पुरातात्विक स्थल देखने हैं, 2 ही जगह से प्रश्न आ रहे हैं, पुरातात्विक स्थल और जो मुगलों के साथ जो संबंध हैं वो आए। और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें इतिहास के अंदर सिर्फ इतना ही देख सकते हो कि कुंभा की उपलब्धियां हैं, राणा सांगा है, जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वो आप 10-20% देख लेना। बाकी आपको इस टॉपिक पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ ही क्लियर कर रहा हूं कि कौन से टॉपिक को 100% करना है, उस पर भी आऊंगा आगे, और इसको आपको 20-30% देख लेना है। ठीक है, जैसे आज तक इससे प्रश्न आए हैं ना, एक प्रश्न इसमें 10 मार्क्स का आया है कि जो पीछे पुरातात्विक स्थल पूछे गए हैं, जैसे आहेड़ है, कालीबंगा है, अलग अलग 4-5 दे दिए गए, इन चारों का वर्णन करो। इसमें जो पुरातात्विक स्थल वाला, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वाला, वो मत मिस करना। बाकी आप इसमें थोड़ा सा सरसरी नजर से 1-2 नंबर का आता है, छोड़ सकते हो। दूसरा टॉपिक आता है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सिलेबस में 5 टॉपिक हैं इतिहास से संबंधित राजस्थान के। ये और नीचे जितने भी टॉपिक है ना, उन सबको आपको 100% करना है, क्योंकि जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम, एकीकरण बिल्कुल मिस नहीं करना है। और एकीकरण का वीडियो मेरा बनाया हुआ है, इतना शानदार वीडियो है कि आप एक बार ही सुन लोगे ना, आप उसको हर जगह अप्लाई करो। उस एसोसिएट लिंक थ्योरी को आप राजस्थान को एक बार पढ़ते ही नहीं भूलोगे, रिविजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार देखते जाओ मुझे। ठीक है, यहां से सब जगह से प्रश्न आते हैं, विशेषकर आपको 100% ध्यान देना है। जनजातीय और किसान आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम, एकीकरण, इन सबसे प्रश्न आए हैं। देखो, बेंगू किसान आंदोलन पूछा है 2018 के अंदर, और चारण साहित्य का आगे हिस्ट्री है, इसमें चारण साहित्य का पूछा है। देखो, और ये गोसुंडी अभिलेख, ये पीछे से ये गोसुंडी अभिलेख जरूर आया है इतिहास से पूर्व का, वो अभिलेख थोड़ा सा देख लेना, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। प्रजामंडल की विशेषताएं आई है। एकीकृत राजस्थान में सिरोही का अभिलेख पूछा है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। सूर्य मंदिरों का वर्णन पूछा है 10 मार्क्स में। ये इतिहास, राजस्थान के इतिहास का आगे जो मंदिर है वो रहे, उसमें सूर्य मंदिर हो सकता है। अब की बार आपसे शक्ति मंदिर पूछ लिए जाए, माता मंदिर पूछ लिए जाए,
ये अलग अलग है। जैन मंदिर पूछ लिए जाए, ये सूर्य मंदिर पूछे तो की बार जैन मंदिर। आप कंटेंट से कहां से प्रश्न उठाए जा सकते हैं, थोड़ा सा आप इमेजिन करें। ठीक है, कोचिंग वाले सिर्फ टेस्ट सीरीज करवा देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। बहुत सारी जगह आपको काम करना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, हम चीजों में वैल्यू एडिशन कैसे करें, ठीक है, करंट से रिलेट कैसे करें, ये सारे वीडियोज हैं पढ़ाने के। जो भी इस पर वीडियो है वो आपको आपके कंटेंट को तैयार करने से संबंधित स्ट्रेटेजी बताते हैं। कंटेंट आपको इस चैनल पे बहुत कम मिलेगा, क्योंकि पढ़ने की वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगी। आपके पास नोट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आपके पास कोर्स भी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन वो आप कोर्स जो ले रखा है उसमें एक बंद के रह जाते हैं, एक निश्चित दिशा के अंदर। हाँ हाँ, ये यहां से इतना है, वहां से फालतू पढ़ते रहते हो या कम पढ़ते रहते हो। तो इसलिए आपको एक बंद दिमाग से, एक बंद कोचिंग से, एक जगह से आपको कहां ध्यान लगाना है, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो। बार बार आप फेल होते हो, कट ऑफ के नजदीक जाके रह जाते हो। सर मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी तैयारी आपने की, लेकिन स्मार्ट तरीके से, एक जिसको कहते हैं गुणवत्तापूर्ण आपने तैयारी नहीं की। यही आपको मैं बता रहा हूं। फिर आगे इसमें दूसरा टॉपिक आता है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास संस्कृति से है ना, इसमें ललित कलाएं, वास्तुकला, साहित्य वास्तुकला, मुगल कला और वास्तुकला, वहां से प्रश्न आ रहे हैं बाकी, और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी आपको इस पे कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। धर्म आंदोलन, धर्म दर्शन से जरूर प्रश्न आते हैं, वो ध्यान देना है। बाकी आपको बहुत पुराने चीजों में नहीं उलझना है। ठीक है ना, ब्रिटिश काल तक का जो कोई संगम साहित्य फलाने के दो कोई 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को आप ढंग से करना, बिपिन चंद्र का। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी आपको पढ़ना है, यहां से प्रश्न आते हैं। स्वतंत्र सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन, ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, और विश्व का इतिहास में पुनर्जागरण और धर्म सुधार से प्रश्न हमेशा आते हैं, ज्यादा पुनर्जागरण से आते हैं। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यहां से भी प्रश्न आते हैं। ये थोड़ा से टॉपिक है, ये सब आप ढंग से लिख दें। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इस पर प्रश्न औद्योगिक क्रांति को मिलाकर के आया था दोनों पर, कि औद्योगिक क्रांति ने अंततः साम्राज्यवाद को जन्म कैसे दिया। नव साम्राज्यवाद वो है। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ भी ये समाप्त हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ नव उपनिवेशवाद है, वो भी आपको थोड़ा सा इस पे देख लेना है। फिर विश्व युद्धों का प्रभाव, ये सीधे टॉपिक 4-5 टॉपिक हैं, ये आपको मिस नहीं करने, यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, फिर आता है भारतीय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पीछे एक प्रश्न क्या पूछा था, आप कंफ्यूज होके रह जाते हो। आपने आरबीआई की मौद्रिक नीति पढ़ी होती है, आप क्या करते हो, आरबीआई की मौद्रिक नीति आप पढ़ लेते हो। सबसे महत्वपूर्ण है मौद्रिक नीति पढ़नी है, राजकोषीय नीति भी पढ़नी है। राजकोषीय मौद्रिक नीति 2023 में आ गई है, तो हो सकता है अब की बार राजकोषीय नीति आई, और इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है मौद्रिक नीति का, उसका और राजकोषीय का अलग से और बना देंगे, उसमें भी मैंने समझाया है। बाकी ये आपके नोट्स में होती है सारी चीजें, लेकिन आप क्या समझ नहीं पाते हो प्रश्न को। प्रश्न क्या है पीछे, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा क्या है। आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण आपको समझना था, यानी मुद्रास्फीति को लक्ष्य करके आरबीआई कौन सा ढांचा बनाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को दो, सीआरआर के बारे में बताओ। रेपो रेट अगर बढ़ा देगा, रेपो रेट को आप समझते हो, मैंने उस वीडियो में बताया, जो अपने कॉमर्शियल बैंक हैं, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, आरबीआई है, पीएनबी है, ये रिजर्व बैंक से रेपो दर के अनुसार धन लेते हैं, फिर लोगों को ऋण के रूप में बांटते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी तो बैंक आरबीआई से जो ऋण देंगे वो महंगा होगा, तो फिर वो लोगों को नहीं बांटेंगे, क्योंकि उनको वो कम ऋण देंगे रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक से कम ऋण देंगे तो लोगों को कम बांटेंगे, तो फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति घट जाएगी। तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे, उल्टा होता है। रेपो रेट को बढ़ा दे, रेपो रेट, सीआरआर, जितनी भी है, एसएलआर, आप एक ही चीज याद रखो कि रेपो रेट और ये सीआरआर, ये सारी बढ़ा देना तो क्या होता है, मुद्रास्फीति, ये बढ़ा दे तो मुद्रास्फीति घट जाएगी, उल्टा होता है। और ये इसको अगर घटा दें तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई, ये याद रखना है। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, उल्टा रिवर्स रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है अपने जो बैंक है, आरबीआई, पीएनबी, ये जो रिजर्व बैंक में पैसा रखते हैं, इनके पास ज्यादा धन होता है तो वो वहां ब्याज के लिए रख देते हैं। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का ब्याज बढ़ा दे तो इसमें ये प्रक्रिया इसके उल्टी हो जाएगी। कैसे, रिवर्स हो गई तो प्रक्रिया भी ये उल्ट जाएगी। कैसे, समझो आप, रिवर्स रेपो रेट से तो ये क्या करें, लोगों को बांटने के लिए धन कम देंगे ऋण के लिए बैंक, और रिजर्व बैंक में ज्यादा देंगे, क्योंकि उनको रिवर्स रेपो ब्याज मिलेगा उनको रिजर्व बैंक में जमा कराने पर। तो वो क्या है, लोगों को कम देंगे तो क्या होगा,
लोगों को कम धन देंगे ज्यादा बढ़ाने पर तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। ये रिवर्स इसके साथ साथ चलती है, इसके समानांतर चलती है रिवर्स रेपो रेट, और बाकी उल्टा चलता है। आपको याद रखना है, सिर्फ एक रिवर्स का रखो कि रिवर्स है वो प्रक्रिया को रिवर्स कर देता है। यानी कौन सी प्रक्रिया को, ये उल्टी प्रक्रिया। अगर रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेशो, ये एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि अर्थशास्त्र के बेसिक कैसे क्लियर करें, वो आप देख लेना। ये अगर बढ़ा देंगे तो महंगाई मुद्रास्फीति घट जाएगी, ये अगर कम कर देंगे तो बढ़ जाएगी। यही मंदी का है, मंदी का पूछ सकते हैं आपकी बात भी, रिसेशन आ गई, मंदी आएगी तो क्या करेंगे, तो ये भी बढ़ने घटने पर है सारा। लेकिन ये उल्टा है, एक रिवर्स रेपो रेट का अगर पूछ लेना तो वो उल्टा है बस। और आपको ध्यान रखना है, रिवर्स रेपो रेट बराबर चलती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी तो महंगाई बढ़ जाएगी, घटा दी तो घट जाएगी, ये इसके समानांतर चलती है, और बाकी उल्टा चलता है ये सारा, ये आप सबको पता है। तो ये चीजों को समझ करके पढ़ा करो। मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं, हालांकि इस पे समय लगेगा, काफी बड़ा वीडियो तो होगा आपका। तो मैं आपको बता दूं कि आप 10-15 मिनट के लिए ना सोचो सर इतना बड़ा वीडियो 1-1.5 घंटा का हो गया। वो आपके लिए अगर वैल्यूएबल है, उपयोगी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हो, सर मैंने आज 50 पेज पढ़ लिए, मजा आ गया आज तो सर। अरे यार उसमें याद आपके 5 ही नहीं है, फिर मतलब क्या हुआ 10 घंटे पढ़ने का। आप पढ़ते अगर 4 घंटे ही हो और 20 पेज आप बढ़िया से याद करते हो तो वो आपके लिए गुणात्मक होंगी। वहां से जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको कर पाओगे। बाकी 50 पढ़े गुणात्मक नहीं पढ़ा तो वहां से आपकी 0 आएगा। तो इसकी गुणवत्ता क्या हुई, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, मात्रात्मक नहीं। ठीक है ये आप इसमें, ये आप आरबीआई वाला और ये थोड़ा सा वित्त वाला देख लेना। बाकी आपको इससे संबंधित आप करते हुए ये कॉमन सेंस की औद्योगिक नीति, प्रवृत्तियां, उदारीकरण, निजीकरण सब समझते हो। यहाँ कहां पढ़ने की जरूरत होती है। एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, यहां से कर देंगे। भारतीय कृषि विधि की उत्पादकता चुनौतियां आप नहीं जानते क्या, मुझे ये बताओ। इसमें ये यार रिमाइंडर, ये रिमाइंडर के अनुसार चलते तो है नहीं, आप सब रिमाइंडर भर भर करके आप परेशान होते हो। रिमाइंडर, अगर आपके दिमाग में रिमाइंडर भरो और दिमाग में ही कंटेंट भरो, नोट्स बनाते रहते हो, बहुत सारी किताबें रख लेते हो, इससे पढ़ूंगा, अरे दिमाग में भरो ना, रखने की जरूरत कहाँ है। अब तो 3 महीने हैं, 3 महीने हो चाहे 12 महीने हो, दिमाग में रखो चीजें, तभी आप सफल होगे। कृषि उत्पादकता की प्रवृत्तियां, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सब जानते हो, और यहाँ कृषिगत सुधार आप सब जानते हो, हरित क्रांति, और उसके बाद में क्या क्या प्रधानमंत्री बीमा योजना है, ठीक है, और बहुत सारे जो भी सुधार हुए कृषि के अंतर्गत वो आप देखो। ठीक है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, नवीनतम वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व, बजट प्रबंधन, राजकोषीय सुधार, ये राजकोषीय वाला आपकी बार पूछा जा सकता है, ये टॉपिक आप कर लेना। बजटीय प्रवृत्तियां, राजकोषीय नीति, हाँ बजटीय प्रवृत्तियां, राजकोषीय नीति, ये आप जरूर करना। फर्स्ट पेपर की बात चल रही है। फर्स्ट पेपर में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आप वर्ल्ड बैंक, IMF, विश्व व्यापार संगठन, ये आप जरूर कर लें। सतत विभाग, जलवायु परिवर्तन बिल्कुल मिस ना करें, ये दोनों टॉपिक आप कर लें। ठीक है ना। कुछ से प्रश्न कैसे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार तरलता की समस्या का समाधान करता है, तो इसके बारे में आप डीप सीक पर थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त कर लें। डीप सीक जो आती है ना चैट जीपीटी की तरह, डीप सीक है गहरी तलाश, तो डीप सीक गहरी तलाश करके आपको इसके उत्तर देता है, वो आप देख लें। बाकी मेरे IR वाले वीडियो बनाए उसमें मैंने पूरा डिफाइन किया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यार ये टॉपिक तो हमेशा पढ़ते आते हो, आप सबको पता है। कृषि विपणन, डेयरी है, पशुपालन है, ये सारे नॉर्मल टॉपिक है। पंचायती राज, राज्य वित्त आयोग वगैरह, यहां से प्रश्न आते हैं, आप इनको मिस मत करना। ठीक है। औद्योगिक विकास, संस्थागत ढांचा, खादी ग्रामोद्योग, राजस्थान की प्रमुख प्रजा संरचना में निजी, सार्वजनिक निजी सहभागिता, दृष्टिकोण, संभावनाएं, ये संभावनाओं पर एक बार प्रश्न आया था, औद्योगिक विकास की राजस्थान में संभावनाएं। इस पे तो आप खुद ही लिख सकते हो क्या संभावनाएं, कहां इसमें पढ़ने की जरूरत है। प्रमुख विकास परियोजनाएं आप मिस मत करें, योजनाएं तो कोई भी मिस मत करें, राजस्थान की विकास परियोजनाएं चाहे कोई भी हो। राज्य बजट, राजकोषीय प्रबंधन, मुद्दे, चुनौतियां, यहां से प्रश्न आते ही नहीं है, बहुत ही कम आते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला वो आप याद कर लेना। ठीक है। राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, ये आप बिल्कुल मिस मत करना। बुनियादी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास लक्ष्य, यहां से बहुत कम प्रश्न आते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर आप ध्यान केंद्रित करें। अब आता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में जाति से संबंधित प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, और लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, भूमंडलीकरण, ये मिस मत करना। और भेलमीनाग्रास या समस्या, ये आप सब पढ़ते ही हो, इनसे संबंधित जरूर प्रश्न आया था, वो भी आप मिस मत करें। बाकी ये जो समक्ष चुनौतियां हैं, दहेज है, तलाक है, आप सब जानते हो, और कहां यहां आपको पढ़ने की जरूरत है, ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ आपको 20-30% कोई फैक्ट है, छोटे मोटे फैक्ट आप याद कर लेना ताकि ऐड कर सको इन चीजों में। प्रबंधन है, प्रबंधन के अंदर
आपको टू द पॉइंट, धन के अधिकतम की अवधारणा, वित्त के स्रोत, ये सारा है ना बहुत बड़ा है। प्रबंधन का कोई भी इसके अंदर मैं देखूं आप इतना भयानक रूप से प्रबंधन दिया हुआ है, पूछो मत। आपको विपणन सम्मिश्र, उत्पाद, मूल्य, स्थान, इनसे संबंधित जो नोट्स बने हैं आपके, वो चीजें आप उठाओ वहां से। विपणन की अवधारणा वगैरह यहां से बहुत कम पर्सन आते हैं, ठीक है। ई वाणिज्य, ई विपणन, ये सब हम सभी जानते हैं। तो पूंजी की लागत, लाभों का विभाजन, दीर्घकालीन पूंजी, अल्पकालीन पूंजी, ये पूछ लिए जाते हैं। धन वाला ये आप जरूर पढ़ लेना। शेयर बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, ये जरूर पूछे जाते हैं, ये जरूर कर लेना। नेतृत्व की शैलियां, ये आप सब जानते हो यार। यहाँ कहाँ किताबें इतना विशाल सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, ये विशाल क्यों हो गया? ये आपके कॉमन सेंस का है प्रबंधन, आधा से ज्यादा। तो ये सिर्फ धन वाला और विपणन वाला, ये आप टू द पॉइंट याद कर लेना। बाकी शैलियां, व्यवहार, अभिवर्ती, मूल्य, टीम निर्माण, अभिप्रेरणा, ये आप सभी जानते हो। अभिप्रेरणा वाले सिद्धांत जरूर पूछे जाते हैं, याद कर लेना। तनाव प्रबंधन यार कहां पढ़ने की जरूरत है? समय प्रबंधन, संघर्ष प्रशिक्षण, यहां से पर्सन तनाव वाले से आते हैं, वो सबको पता ही है। उद्यमिता नोट्स बने आपके, वहां से सीधा देख लेना। यहां कहां इन विशाल किताबों में और उलझना है। उद्यमिता यहां से पर्सन आज तक भी नहीं आया है। स्टार्टअप से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, वो आप देख लेना। अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन, हेल्थ केयर, वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन, आतिथ्य, ये तो सीधे अपने कॉमन सेंस के हैं यार। यहाँ से कोई पर्सन उठाएंगे तो इस पे आप पर्यटन का और का तो आप राजस्थान का और का सब अपने जानते ही हैं। पर्यटन नीति है और इनसे संबंधित नीति थोड़ी सी याद कर लेना, कुछ फैक्ट आप 20-30% ऐड कर दोगे। लेखांकन अकांक्षण वाला है ना, आप वित्तीय तकनीकें और ये बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। यहां से सीधे पर्सन आते हैं कि एक्शन का उद्देश्य, इसका सामाजिक सोशल ऑडिट क्या है, फलां क्या है, ठीक है। ये सारे पर्सन आप मिस मत करना, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में आपको मैंने बता ही दिया, प्रजामंडल है और ये मिस मत करना। चारण साहित्य है, डेंगू है, ठीक है। 1857 की क्रांति है, सूर्य मंदिर है। पेपर सेकंड के अंदर सबसे पहले नीति शास्त्र है। अरे इतना समय वेस्ट करते हो बेटे, आप सब दुनिया भर का समय वेस्ट करते हो, पूछो मत। नीति शास्त्र पर मैं 1-2 स्टूडेंट्स को जानता हूं, वो इतने नोट्स पढ़ रहे थे, क्लास ज्वाइन कर रहे थे, स्पेशल लाइब्रेरी बैच ज्वाइन कर रहे थे। अरे यार कहां यहां इतनी ऊर्जा नष्ट करने की जरूरत है? आपको सिर्फ इनसे संबंधित नैतिक संपत्ति वाला, रीत है, ऋण है, सीधी इनकी परिभाषा, कर्तव्य की उदाहरणा, शुभ सद्गुण की उदाहरणा, ये बाकी जो मेरी वीडियो मेंस की स्ट्रेटेजी पढ़ोगे, इनको किस प्रकार अप्लाई करना है, वो सारा आपको बताया जाएगा उसके अंदर। वो देखोगे ना स्ट्रेटेजी वाले, उसमें सब बताया हुआ है भी किस प्रकार इन चीजों को अप्लाई करो। और एक वीडियो अभी जस्ट एक मैंने लाइव सेशन किया था, आपके लिए जरूरी जो वीडियो इससे संबंधित देखने हैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप देख लेना इससे संबंधित, ठीक है। गांधी का नीति शास्त्र आप सभी जानते हो यार, इनको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेना। गांधी का सीधा पूछा था, गांधी जी के साथ पाप है और है, तो ये सीधे फैक्चुअल है, वो तो मत छोड़ना। गीता का नीति शास्त्र, लोक संग्रह है, अवधारणाएं इसकी है, वो आप पढ़ लेना। प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे तो अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। नैतिक द्वंद है और यहां से पर्सन आते हैं भी, नैतिक द्वंद, चिंता, चुनौतियां, ये इनके सीधे आपको जो भी नोट्स मिलते हैं आप पढ़ लो। बाकी यहाँ कहां ध्यान देने की जरूरत है? नैतिक प्रक्रिया, सामाजिक न्याय, शासन, जवाबदेही, नैतिक आचार संहिता, हम सभी जानते हैं। केस स्टडी का कोई पर्सन नहीं आता है, केस स्टडी पर कोई पर्सन आया ही नहीं है आज तक, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों सुधारकों के जीवन से शिक्षा, अरे यहाँ कहां उलझने की जरूरत है भाई नीति शास्त्र में? सिर्फ आप गांधी जी और कांट का आता है, इमैनुअल कांट है ना, वो प्रमुख है, वहां से जरूर आते हैं। इमैनुअल कांट है, गांधी जी, वो मिस मत करना आप। और बाकी ये जो है ना, ये फालतू की है। यहाँ आप 20-30% थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दोगे तो भी कर दोगे। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर ये तो बेसिक है, 10वीं 12वीं एनसीईआरटी आरबीएसई से, वैसे तो सारा एनसीईआरटी आरबीएसई बेस है सिलेबस, वो पढ़े आप, ये सारे बेसिक हैं आपकी। 10वीं 12वीं की जो 10वीं 11वीं तक की, जो 11वीं की जरूरत ही नहीं, 10वीं तक की सारी साइंस टेक्नोलॉजी कर लोगे ना, टेक्नोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ेगी, साइंस आप 10वीं से कर लोगे, सारा क्लियर हो जाएगा 10वीं तक। कंप्यूटर भी 10वीं 11वीं तक की किताबों का, ठीक है। बाकी आप इनका आप गूगल कर लो, डीप सीक कर लो, चैट जीपीटी, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इतना सरल है यार। लोग कहते हैं साइंस का इतना, लेकिन इसका डीपली 10 मार्क्स का डीपली आता है। नाभिकीय विखंडन, संलयन या डीएनए, अभी जो कोरोना से संबंधित कोई जो नई टर्म आती है, करंट से संबंधित इनका जो अगर कोई रिलेशन है किसी टॉपिक का, वो आप मिस मत करें। पेपर थर्ड के अंदर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति, समसामयिक मामले,
अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आप क्या करते हो? आप कहते हो सर अनुच्छेद है दुनिया भर के, आपको अनुच्छेद वही करने हैं जो करंट्स में छाए हुए हैं। करंट्स में 1 वर्ष तक जिनकी चर्चा हुई है जिन मुद्दों पर, उन्हीं पे ध्यान देना है। बाकी आपको मुख्य आपातकाल मुख्य है, आप सबको पता है आपातकाल वाले, वो आप मिस मत करना, वहां से हर बार प्रश्न आते हैं, आप सबको पता है। कोई संशोधन हुआ है, नए कोई संशोधन से संबंधित है, वहां से वो अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। एक राष्ट्रपति का और इनका अध्यादेश संबंधी जो अनुच्छेद है वो पूछ लिए जाते हैं। और अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद 21 वाला ज्यादातर आता है, 21 है और 14, वो मिस मत करें, 21-14 वाला, ठीक है। मूल अधिकार है, आप अपने मौलिक कर्तव्य है, ये सारे है ना, ये नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्ट प्रिंसिपल है, ये सब मिस मत करें। और संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो मिस मत करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लिख दोगे न्यायिक सक्रियता का कोई कहां से शुरू हुई, किसने शुरू कराई, ये थोड़ा सा न्यायिक पुनरावलोकन, इनके मुख्य मुख्य कुछ फैक्ट याद कर लेना, आप लिख दोगे, ठीक है। राजनीतिक गत्यात्मकताएं, लोगों की इतनी टेंशन रहती है कि सर ये राजनीतिक गत्यात्मकताएं, ये जो डायनामिक इश्यू जो परिवर्तन होते रहते हैं, जाति धर्म का संबंध, भाषा भूमिका, ये ऐसे लिख दोगे यार, कहां इनको पढ़ने की जरूरत है। आप सब जानते हो कि किस प्रकार जाति के अनुसार मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, टिकट वितरण किया जाता है, ये सारा ये योजनाएं बनाई जाती हैं। मतदान व्यवहार आप सब जानते हो, मतदान व्यवहार लोक अनुभावकारी योजनाएं होती हैं, जाति के अनुसार मतदान करते हैं, धर्म के अनुसार मतदान करते हैं, ध्रुवीकरण किया जाता है, ये सब आपको पता है, राजनीतिक अखंडता। बाकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति फड़िया की है जो राज व्यवस्था, वो आप देख लेना, उसमें ये सारा दिया है, ठीक है। राजस्थान की राज्य राजनीति, यार यहां से प्रश्न कई बार जरूर आता है, 5 नंबर का 10 नंबर का, ये मिस मत करना भाई। राजस्थान की राज्य राजनीति, राजस्थान की राज्य राजनीति वाला टॉपिक है ना, वो आप मिस मत करना। और ये पैनोरमा वाली किताब में अच्छा से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी कोई भी इसका गूगल सर्च कर लेंगे कुछ टॉपिक्स, तो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। शीत युद्ध दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, ये सारा टॉपिक मेरे 3-4 वीडियो इस चैनल पे कराए हुए हैं, पूरा का पूरा, ठीक है ना। वर्चस्व यही पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नोट्स हैं। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता है, ये टॉपिक आप डीप सीख कर लें, इतना बढ़िया आएगा, पूछो मत। डीप सीख का मेरे चैनल का मेंबर बनने का आपको फायदा है, मैं ऐसी बातें बता रहा हूं, आपको कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद परिणाम मुद्दे, ये डीप सीख कर लेना, इतना बढ़िया पर्सन बना के आएंगे। जो भी दिमाग में आपके पर्सन आए उनका डीप सीख करो। वो R1 थिंकिंग, डीप सीख R1 थिंकिंग मेथड पे काम करती है, पूरा उस पे वो थिंकिंग करती है पहले, और फिर आपके प्रश्नों के जवाब देती है। यही दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया सारक है, और है सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक मुद्दे, डीप सीख कर लेना सारे टॉपिक का, ये मिस मत करना। यहां से 10 मार्क्स के आते हैं अंतरराष्ट्रीय IR वाला कोई भी मुद्दा, हो सकता है 10 नंबर का है, हो सकता है 20 नंबर का है, हो सकता है 25 नंबर का है। समसामयिक मुद्दे, ये भी घटनाएं आप डीप सीख कर लेना, मुख्य मुख्य घटना और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न दिमाग में आते हैं, ठीक है। फिर आता है लोक प्रशासन प्रबंधन मुद्दे, गत्यात्मकता, यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहां आपके जो भी नोट्स हैं वो पर्याप्त है, लेकिन यहां से प्रश्न किस प्रकार उठते हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्राधिकार, वेदता, उत्तरदायित्व, प्रत्यय योजन, प्रबंधन के कार्य, निगमित अभिशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सारी चीजें यहां से प्रश्न आते हैं। ये लोक प्रशासन प्रबंधन वाला है ना, मुख्य मुख्य सारे इसकी विशेषताएं वगैरह, निष्पक्षता, ये सेम है, बहुत सारी जगह सेम अप्लाई होते हैं। इनके जो नियंत्रण का क्षेत्र, आगे आदेश की एकता, एक बार पढ़ दोगे याद हो जाएंगे, खुद को जोड़ के पढ़ो। जैसे मैं प्रशासन में जिस पद पर हूं, या प्रबंधन में मैं मैनेजर हूं, इस प्रकार जोड़ के पढ़ोगे, सारी चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। उपखंड मजिस्ट्रेट, ये सब जानते हैं, इनके कार्य, जिला कलेक्टर, यार कहां यहां टेंशन लेने की जरूरत है। विकास प्रशासन वाला थोड़ा सा देख लेना। लोक सेवा आयोग और ये अधिनियम, ये मत मिस करना भाई, ये टॉपिक आपके स्कोरिंग है, ये पूरा स्कोरिंग सब सिलेबस है, पब्लिक एड को मिस मत करना आप, ठीक है, अच्छे तरीके से याद करो। तो पेपर 3 चल रहा था, ये चारों पेपर का डिस्कस हो रहा है। पेपर 3 में पब्लिक एड में ये जो जितने भी आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, गारंटी अधिनियम है, राजस्थान सुनवाई का अधिनियम, ये 10 मार्क्स का आया था पहले, तो ये मिस मत करना आप, ठीक है। ये आ गया, ये पब्लिक एड वाला, ये ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है तीसरी यूनिट के अंदर खेल योग, खेल है, योग है, व्यवहार है, विधि है। मैं कहता हूं खेल और योग के अंदर है ना, खेल नीति वगैरह ये मिस मत करना। राज्य क्रीड़ा परिषद, इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी योग सकारात्मक जीवन पद्धति कर दोगे, ठीक है। बाकी आप करंट्स में पढ़ोगे, खेल व्यक्तित्व है, प्राथमिक उपचार, पुनर्वास, ये बिल्कुल साधारण टॉपिक, एक बार पढ़ते याद हो जाएंगे। बाकी ये खेल से संबंधित ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, ये सारे आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्यवहार है, व्यवहार के अंदर बुद्धि वाला आप ढंग से देख लेना, वहीं से हर बार प्रश्न आ रहे हैं। विस्मृति का बिंगोस मॉडल से संबंधित है, तो ये चीजें आप पढ़ लेना। अधिगम की शैलियां और कहां है, एक बार पढ़ते याद हो जाएंगे। अभिप्रेरणा आप सभी जानते हो, मोटिवेशन है, और है
भावनात्मक सुदृढ़ता है, वहां से प्रश्न आते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा प्रशासन में इनका उपयोग जरूर देख लेना, इनका करंट से रिलेट करना कैसे करें, प्रश्न को हम मतलब अप्लाई कैसे करें, ये सारी वीडियोस आप मेंस में बने हुए आप देख लेना। ये टेंशन वाला है, प्रतिबल वाला है, ये कहां आपको टेंशन लेने की जरूरत है। कुछ नोट्स देख लोगे, एक बार आप परिचित हो जाओगे, गूगल कर लोगे, डीप सीक कर लोगे, कर दोगे आप, ठीक है। यहां ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रीलिम्स वालों को मैं क्यों बोलता हूं, आरएस मेंस की तैयारी पहले क्यों बोलता हूं, प्री के साथ साथ आपको 2-3 घंटे, ये जो 6 जिनको छोटे सब्जेक्ट लोग बोलते हैं ना, ये बड़े सब्जेक्ट हैं, यहां से स्कोर बनता है आपका, सिलेक्शन यही करवाते हैं लोग। हिंदी इंग्लिश को बोलते हैं सिलेक्शन वाला, मैं इनको बोलता हूं। मैं आपको हिंदी इंग्लिश का भी बताऊंगा चौथे पेपर का, विधि वाला मिस मत करना। लेकिन ये जो भू विधियां रो रहे हैं 1956 का एक्ट 30 कहां इतना उलझोगे, इनके मुख्य मुख्य आप नोट से जो भी मुख्य बातें हैं वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी ये मिस मत करना, महिलाओं वाला, बालकों वाला, भरण पोषण वाला, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब आप साइबर अपराध, ये वर्तमान में छाया हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। और सामान्य हिंदी का ग्रामर 100% करना है। पेपर 4 पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। लोग कहते हैं सर पेपर 4 ही बनाता है, बिल्कुल वहां टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदर लिखाई के चक्कर में मत रह जाना। मेरा पेपर रह गया था 30-40 नंबर का, जो मैंने आंसर बुकलेट अपलोड किया चौथे पेपर, वो जरूर देखना आप, उसमें सारा उसमें डिटेल बताया मैंने, कहां आपको मार्क्स प्राप्त करते हो, कहां आप खो देते हो। आपको ग्रामर बिल्कुल मिस मत करना। ग्रामर आ गया तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, वोकैबुलरी होगी तो ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी तो निबंध है, एसेज है, प्रेसेज है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लागू होता है। ग्रामर आप हिंदी अंग्रेजी का अच्छे से याद करें आप। बाकी पलवन है, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन है, पलवन का मेरा वीडियो बनाया हुआ है। पत्र वाला आप इनकी ड्राफ्टिंग एक बार देख लेना, इतना अभ्यास करने की कहां जरूरत है भाई। और इनका संक्षिप्तीकरण वाला कहां जरूरत है, आप उसको समझ करके लिखें, कहीं जरूरत नहीं है। एसेज बहुत ज्यादा लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। आप आरएस के स्टूडेंट हो यार, निबंध तो अपने लिख ही देंगे कहीं से भी। बाकी ये है ना अनुवाद वाला, वो अनुवाद आप कर दोगे, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वाला यही है, इंग्लिश का ग्रामर अच्छे से तैयार करोगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ग्रामर आपकी याद होता है ना, तो आप सब चीजें लिख देते हो। वोकैबुलरी है और है, कॉम्प्रिहेंसिव कहां अभ्यास करने की जरूरत है भाई, कहां लेटर राइटिंग अभ्यास करने की जरूरत है, उसका लेटर राइटिंग का आप एक चीज देख लें, पेसेज लिखना, इनका जो भी पैराग्राफ लिखना, उसका शुरू के अंदर 1-2 लाइन बढ़िया लाइन आप देख लें, जो भी वर्तमान के सिनेरियो से संबंधित हैं, लेटर जो भी आ रहे हैं उनसे संबंधित हम शुरू में किस तरह लिखते हैं, लास्ट में किस तरह लिखते हैं, कुछ लाइनें किस तरह जवाब देते हैं, वो एक शैली होती है इनका, वो आप देख लेना। और इस पर मेरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देख लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही था कि 100% टॉपिक कैसे कवर करना है, कौन से टॉपिक हल्के फुल्के रखने, ये सारी चर्चा होगी। तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मेंबरशिप का सिर्फ 89 रुपए है। आप मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई समस्या है तो मुझे बता देना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड से आप कर सकते हो, कुछ वीडियोस देख करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 89 रुपए है मंथली, और उसके बाद में आप जब चाहो अपनी मेंबरशिप वापस ले सकते हो। आप हमेशा मेरे से जुड़े रहोगे, आपको जीवन से संबंधित, ये जीवन में खुशहाल कैसे रहे उससे संबंधित भी वीडियोस मेरे सारे इस पे रहते हैं। आप बुस्ट कैसे रहे, मोटिवेशन के वीडियो आपके 89 रुपए है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि सर मेरे तो 89 रुपए लग गए, ये मेंबरशिप के पैसे दुगने पैसे दे दूंगा, अगर आपको ऐसा लगे कि इस चैनल से जुड़ करके मेरे पैसे खराब हो गए, आपको इसका 10 गुना बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और सारी वीडियोस आप देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गिने चुने वीडियो है, 100-200 वीडियो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गणित ही घना पेट पड़ा है, ठीक है नहीं। मेंटरशिप के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी किताबें, ऑनलाइन कोर्स है, वो सब पढ़ो और कैसे पढ़े, ये सारी चीजें इस पे बताइए। रास्ते पे कैसे बढ़ना है वो जरूरी है। रास्ता आप जानते हो कि सर हमें तो पता है जयपुर जाना है, अरे यार कहां कहां कौन सी बाधाएं आती हैं, कैसे पार करना है, कैसे सबसे पहले वहां पहुंचो, फर्स्ट बार में कैसे सिलेक्शन हो, ये इस वीडियो में बताया सर। थैंक यू फ्रेंड्स।